हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुकेश सहारण एक बार फिर से हाजिर हैं जनरल साइंस में। और जनरल साइंस में टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिकांग क्या होते हैं, यानी कोशिका के अंग क्या होते हैं। आज एक नया कोशिकांग लेके चलते हैं और उसी का नाम होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। नया कोशिकांग ध्यान दीजिए, सेल टॉपिक था सेल यानी कोशिका, और इसी के अंदर चल रहा था कोशिकांग। कोशिकांग सेल ऑर्गन, कोशिका के अंग ही क्या कहलाते हैं, कोशिकांग। और उसी कोशिकांग के अंदर केंद्रक पे बात करते हैं न्यूक्लियस पे। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसमें क्या विशेषताएं होती है, कैसा होता है, उसी के बारे में। तो इसी कोशिकांग में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, नाभिक सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं केंद्रक न्यूक्लियस। पहला क्वेश्चन तो हमने जैसे हर ऑर्गन पे पढ़ के हैं, सेल ऑर्गन पे पहला क्वेश्चन हमें यही मिलेगा कि इसकी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई। हमसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई, तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा। तो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान देना, नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस केंद्र की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल जो वॉल थी, कोशिका जो भित्ति थी, उसको भी डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। हमने ये भी पढ़ा था कि हम रॉबर्ट हुक यानी हुक लगा के बाहरी आवरण को हटा सकते हैं, आउटर लेयर को हटा सकते हैं, जो सेंटर पार्ट है उसको हमें नहीं हटा सकते। तो सेंटर को यानी न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट। इसने रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज। ध्यान देना, यही केंद्रक आरबीसी, आरबीसी में क्या होते हैं, एब्सेंट। आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। किसके अंदर, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स में कभी भी क्या नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो एकमात्र ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वो कौन सा होता है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहीं पे एक अपवाद भी ध्यान देने हमने, इसी केंद्रक के अंदर ध्यान देना, अपवाद लिख रहा हूं, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं, ऊंट, लामा व जिराफ। ऊंट, लामा, कैमल, लामा एंड जिराफ, ये तीन ऐसे जंतु हैं। जिराफ की आरबीसी में रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि क्या क्या कहा कि ऊंट, लामा व जिराफ ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी में अपवाद स्वरूप केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। नॉर्मल किसी भी एनिमल की आरबीसी में रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाता। लेकिन ये तीन अपवाद हैं। थोड़ी सी अगर पुरानी गाइड बुक उठाओगे कुछ टाइम पहले तक,
सिर्फ ये था कि ऊंट व लामा दो ही हमें एग्जाम्पल मिलते थे जिनके आरबीसी में अपवाद स्वरूप केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में जिराफ भी यूज किया जाता है कि ऊंट, लामा और जिराफ ऐसे एनिमल्स है, जंतु है जिनकी आरबीसी में एक्सेप्शन रूप से, अपवाद रूप से क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी की भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये ध्यान देना है, ध्यान देना। केंद्रक नॉर्मल सामान्यतया नॉर्मली एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या कहा? नॉर्मली सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी एक कोशिका में एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है। लेकिन ध्यान लेना, लेकिन टैपिटम सेल होती है प्लांट के अंदर। टैपिटम यानी इसे भ्रूणपोष कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण देने वाले टैपिटम सेल, टैपिटम सेल भ्रूणपोष कोशिका जो किसमें होती है? पादप में होती है। केवल किसमें? प्लांट। पादप में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ध्यान दो, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद कह सकते हो या। लेकिन कौन सी? टैपिटम यानी भ्रूणपोष जो पादपों के अंदर होती है, प्लांट के अंदर भ्रूणपोष सेल होती है, टैपिटम सेल्स होती है। उन टैपिटम सेल में क्या नहीं पाए जाते? केंद्रक नहीं पाया जाता। यानी केंद्रक पाया तो जाएगा, लेकिन कितना? एक से ज्यादा। नॉर्मली केंद्रक कितना पाया जाता है? एक होता है। एक सेल के अंदर एक केंद्रक होता है। लेकिन टैपिटम सेल या भ्रूणपोष कोशिका ऐसी होती है जिस एक ही सेल के अंदर एक से क्या होंगे? ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। मोर देन वन, एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। इसीलिए इसी केंद्रक पे ध्यान देना। इस केंद्रक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर तो केंद्रक में होगा जी डीएनए। केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी में पाया जाता है आरएनए। क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए। न्यूक्लियस केंद्रक में ही डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। इसी में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी में पाए जाएंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होंगे। यानी जो डीएनए होता है, जो हमारा न्यूक्लियस केंद्रक है, उसी केंद्रक में डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। उसी के अंदर हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। और इसी में पाई जाती है केंद्रिका। क्या प्रेजेंट होती है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होगी? केंद्रिका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि नॉर्मली जो न्यूक्लियस केंद्रक है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। क्लियर हो चुका होगा कि न्यूक्लियस केंद्रक जो न्यूक्लियस है, खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। होता किसमें केंद्रक? किसमें एब्सेंट होगा? तो आरबीसी में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। किसके अंदर? आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस में कभी भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाए। यही केंद्रक ऊंट, लामा व जिराफ, तीन अपवाद है। ऊंट, लामा और जिराफ तीनों के आरबीसी के अंदर एक्सेप्शन रूप से, अपवाद रूप से केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसी केंद्रक नॉर्मली एक कोशिका में एक ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो टैपिटम सेल होती है, भ्रूणपोष कोशिका होती है, उनमें एक ही कोशिका में दो दो केंद्रक या तीन तीन केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। इसलिए ये क्या है? अपवाद है कि नॉर्मल एक होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
होगा कौन सा? खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। कहाँ हुक लगा के बाहरी आवरण को हटा सकते हैं, सेंटर के पार्ट को हुक लगा के नहीं। ये जो केंद्रक होता है ये ही दोहरी झिल्ली होता है। न्यूक्लियस केंद्रक कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली युक्त। हमने 3 सेल ऑर्गन्स पढ़ लिए जो कि डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। एक हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। फिर हमने पढ़ा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और आज आ चुका है केंद्रक न्यूक्लियस, ये भी कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये तीनों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियस के बारे में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछा जा सकता है इनके बारे में बेसिक बातें कि न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है। न्यूक्लियस के बाद में इसी में एक छोटी सी सेल ऑर्गन न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए, जो केंद्रक था न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये सेल के अंदर सेंटर पार्ट में, अगर एनिमल सेल है तो उसके सेंटर पार्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसी में होंगे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो कि जाल के रूप में दिखाई, इसी में होते हैं डीएनए, इसी में होते हैं आरएनए और ये स्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे एक इस तरीके से राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है, कहलाती है केंद्रिका। क्या कहलाएगी? केंद्रिका। तो केंद्रक की कुछ इस तरीके, ये पूरा का पूरा सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? केंद्रक। होगा कैसे? डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब केंद्रक के बाद में सेकंड, इसी केंद्रक के अंदर आगे का पार्ट छोटा सा केंद्रिका, केंद्रिका न्यूक्लियोलस। कौन सी? केंद्रिका बोले तो न्यूक्लियोलस। केंद्रक के ही अंदर छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, केंद्रिका कहलाती है, न्यूक्लियोलस कहलाती है। केंद्रिका के बारे में ध्यान दो। केंद्रिका की वही पहला क्वेश्चन की केंद्रिका की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई? तो खोज की गई थी, साइंटिस्ट का नाम है फोंटाना। कौन सा साइंटिस्ट? फोंटाना ने खोज की थी। किसने? फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की? तो केंद्रिका की खोज की थी, न्यूक्लियोलस की खोज की थी। किसकी? केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस की खोज किसके द्वारा की गई? फोंटाना नामक साइंटिस्ट। ध्यान देना, केंद्रिका सामान्य अवस्था में दिखाई देती है, लेकिन केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय, इसमें कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय यह लुप्त हो जाती है, यह लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कब? कोशिका विभाजन के समय। जब 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनती है तो वो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के समय न्यूक्लियोलस क्या हो जाती है? यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, यहाँ से लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी हमें शो नहीं होती, दिखाई नहीं देती। नॉर्मल ये हमें दिखाई दे रही है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, लेकिन जब सेल ने डिवीजन करना होता है, 1 से 2 सेल बननी होती है, ये यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है और एक टाइम के बाद में बिल्कुल ही क्या हो जाती है? यहाँ से गायब। नॉर्मल कंडीशन में हमें इसी तरीके की शो होती है, यही कहलाती है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। इसी केंद्रिका का अगर हमसे फंक्शन पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, इस केंद्रिका का कार्य, इसका कार्य क्या है, तो कार्य ध्यान देना, आरएनए का निर्माण करना होता है। आरएनए का निर्माण, आरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए, आरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका करती है, न्यूक्लियोलस करती है। इस आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है किससे फॉर्मेशन होगा? न्यूक्लियोलस के द्वारा होता है। इसके द्वारा न्यूक्लियोलस से किसका फॉर्मेशन होता है?
आरएनए का होता है। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस करती है, केंद्रिका करती है। एक बिल्कुल ही छोटा सा सेल ऑर्गन न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। आरएनए कौन सा? केंद्रिका। इसी केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने, यानी केंद्रिका को फोड़ना है फोंटाना होगा। केंद्रिका को हमने हटाएंगे, केंद्रक को हटाएंगे तो क्या मिलेगी? वह केंद्रिका न्यूक्लियोलस मिलेगी। केंद्रिका को सबसे पहले किसने खोजा? तो फोंटाना। केंद्रिका कब हमें नहीं दिखाई देती? जब कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रिका में शो नहीं होती, दिखाई नहीं देती। कोशिका विभाजन के समय ये टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ से डिस्टोर्टेड हो जाती है, लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, फिर वापस नई सेल के अंदर फिर फॉर्मेशन हो जाता है। इस केंद्रिका न्यूक्लियोलस का फंक्शन, कार्य क्या होता है? तो इसी का काम होता है राइबोसोम आरएनए का निर्माण करना। ये जो केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका के अंदर प्रेजेंट है, यानी इसी केंद्रक के अंदर इसी केंद्रिका को इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी हमने। केंद्रिका को कोशिका का, यानी ब्रेन इस कोशिका का, सेल का, केंद्रक को कह रहा हूं, केंद्रक जो न्यूक्लियस है पूरा, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का मस्तिष्क कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, क्योंकि जो सेल है उसके टोटल फंक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। यानी केंद्रक सेंटर पार्ट होता है, केंद्र का भाग है। केंद्र जो है वो सभी को क्या करती है? कंट्रोल करती है, इसीलिए ये पूरे पे नियंत्रण करती है। इसीलिए क्या कहलाता है? कोशिका का मस्तिष्क की ब्रेन ऑफ सेल। इसी केंद्र को कहते हैं कोशिका का प्रबंधक। क्या कहेंगे? कोशिका का प्रबंधक, मैनेजमेंट ऑफ सेल। कि सेल का मैनेजमेंट भी कौन करती है? कोशिका का प्रबंधन भी कौन करती है? यही केंद्रक करता है। इसी केंद्र को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रक। क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, मैनेजमेंट ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल कौन सा होता है? यही केंद्रक होता है। कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का प्रबंधक, कोशिका का नियंत्रक कौन कहलाता है? यही केंद्रक कहलाता है। ध्यान दीजिए, केंद्र है। वैसे भी देखिए किसी भी कंट्री के अंदर, देश में जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो सभी को कंट्रोल करता है, सभी को मेंटेन करके रखता है, प्रबंधन करके रखता है कि कहाँ क्या कैसे व्यवस्था करनी है। मेन ब्रेन उन्हीं का स्टार्ट होता है कि हाँ यहाँ ये योजना लानी है, यहाँ ये काम करवाना है, यहाँ ये, तो वो कौन सा है? केंद्र ही होता है, सेंटर ही होता है, जो कोशिका का क्या कहलाएगा? मस्तिष्क कहलाएगा। इसी को कहा जाता है कोशिका का प्रबंधक, मैनेजमेंट ऑफ सेल। इसी को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये किसके बारे में बातें? सारी केंद्रक के बारे में। केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सभी कार्य देखो इसी के नियंत्रण में हो रहे हैं, प्रबंधन भी यही कर रहे हैं। हमारे घर में अगर दादाजी है तो दादाजी ही घर को पूरे को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सेंटर कौन है? दादाजी। जो हमारे दादाजी है वही सेंटर पार्ट है, वो पूरे के पूरे उस घर को मेंटेन करके रखते हैं। मैनेजमेंट भी वो करते हैं कि कहाँ कितना पैसा लगाना है, कहाँ कितना लगाना है, किस काम में कितना लगाना है, किस काम में कितना लगाना है, वो सब कौन करते हैं? ये करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखनी हमने केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी केंद्रक के अंदर, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? फोंटाना नामक साइंटिस्ट। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी, केंद्रक को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिकाओं के अंदर ही देखते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका थी, इसी केंद्र के अंदर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी, कैसे की थी, वो सब बातें। सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड पे वही खोज के बारे में बात ध्यान रखनी। न्यूक्लिक एसिड की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है?
तो ध्यान देना, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर, मिसर ने, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर ने मवाद या पस कोशिका में, पस सेल में, पस कोशिका में खोज की थी। हमसे पूछा जाए न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया, किस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया, तो न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर ने। डिस्कवर किस में किया था, किस में खोज की गई थी, तो खोज जो की गई थी वो कौन सी सेल थी, मवाद या पस सेल थी। कौन सी, मवाद या पस सेल। अब हमें ये नहीं पता कि मवाद क्या होता है, पस क्या होता है, कि वो सेल कौन सी होती है जो मवाद या पस कहलाती है। तो ये बहुत आसान है, सभी ने देखा हमने कि मवाद या पस कोशिका क्या होती है। जब हमें चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, घाव यानी वुंड, हमारे यहाँ चोट लगी, घाव हो गया। अब घाव हो गया तो उसके अंदर सामान्य शब्दों में हम कह देते हैं कि उसमें पस भर गई है। क्या भर गई है, पस भर गई। उसके अंदर क्या भर चुकी है, पस यानी रस्सी भर चुकी है। क्या भर चुकी है, रस्सी, पस भर चुकी है, उसमें रस्सी भर चुकी है। अब जो रस्सी भर गई, पस भर गई, व्हाइट कलर की जो रस्सी या पस होती है उसी को क्या कहा जाता है, पस, मवाद कहा जाता है। हम कहते हैं कि उस वुंड के अंदर, घाव के अंदर पस भर चुकी है, तो वही पस क्या कहलाती है, हमारी मवाद कहलाती है। तो मवाद या पस सेल के अंदर किसके डिस्कवर किया गया, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। और ये 2 टाइप्स हमें इंपॉर्टेंट होंगे। 2 टाइप्स में एक न्यूक्लिक एसिड होता है DNA और एक होता है RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होगा RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के, 2 टाइप के, DNA एंड RNA। डिस्कवर किसने किया, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर ने मवाद या पस सेल में। भूल जाओ तो खुद ही उतारे, फ्रेडरिक मास्टर ने मत्थापच्ची की थी। क्या, फ्रेडरिक मास्टर ने मत्थापच्ची की थी, किस पे, मवाद या पस सेल में। फिर सुनो क्या कहेंगे, फ्रेडरिक मास्टर ने मत्थापच्ची की थी किस पे, मवाद या पस सेल में। और किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लिक एसिड को। किसको, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप। एक होता है DNA, एक होता है RNA। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA का नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, DNA RNA को मिला के सम्मिलित रूप से कॉमनली क्या कहा जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किसके द्वारा, फ्रेडरिक मास्टर या मिसर के द्वारा। मवाद या पस सेल में खोज की गई थी और इसी के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी DNA और RNA पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि DNA के अंदर क्या होता है, RNA में क्या क्या प्रेजेंट होता है। DNA RNA के अंदर कंपैरिजन करेंगे, फिर DNA की स्टडी करेंगे स्पेसिफिक कि DNA के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें सब्सटेंस इसमें होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे, तो वो सब स्टडी करेंगे। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।